चलें जी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ पैथोलॉजीज से जो आपके पास एम्ब्रियो से रिलेटेड होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, उनकी हम डिटेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास आज का लेक्चर होगा, कोई ज़्यादा हमारे पास चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। ठीक है, सिंपल होंगी, हम उसको सीक्वेंस के साथ 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 पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ चार्ज सिंड्रोम। क्योंकि जब आपको चार्ज सिंड्रोम का पता होगा ना, उसके बाद आपके पास जो उन्होंने आपकी बुक में मेंशन की ना चीज, एट्रेजिया ऑफ द क्वाइनिया, ठीक है, जहाँ एनिया एट्रेजिया जिसको हम कहते हैं। तो पहले आपको चार्ज सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए, और इसके बाद हम इसको वो जो डिफाइन उन्होंने वहां पे लिखी हुई है उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चार्ज सिंड्रोम के बारे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे पास सिंड्रोम होता है, व्हाट इज सिंड्रोम। एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजीज एंड सिंड्रोम। जल्दी जल्दी बता दें मुझे। हम कलेक्शन ऑफ डिजीजेस होता है। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। जी जी, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होंगे, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। और अगर जिसके अंदर हमारे पास एक ही टाइप्स की मतलब कि एक डिजीज होगी जिसमें एक ही हमारे पास ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास स्पेसिफिक मतलब कि वो वाली डिजीज होगी। देखिए लेट्स सपोज, अगर मैं आपको कहता हूँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होगा, सिर्फ जो आपका ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उससे रिलेटेड ही आपको सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल जो आपके सिस्टम्स होते हैं उनकी इम्पेयरमेंट होती है। जैसे कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम आप लगा लो, जैसे कि आप बोहिर हिप सिंड्रोम आप लगा लो। देयर आर अलॉट ऑफ सिंड्रोम्स जिनके अंदर आपको मल्टी सिस्टम्स की इम्पेयरमेंट्स नजर आती हैं। जिसके अंदर क्या हो रहा है, लेट्स सपोज आपके ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व, आपका लंग्स भी इम्पेयर हो रहे हैं, आपके जो जीआईटी के ऑर्गन्स है वो भी इम्पेयर हो रहे हैं, आपका हार्ट भी हो रहा है, हमारे पास ब्रेन भी हो रहा है। तो जिसमें आपको इस तरह की मल्टीपल सिम्टम्स नजर आती हैं, मल्टीपल आपके ऑर्गन्स की इम्पेयरमेंट और एबनॉर्मेलिटी की वजह से, उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। बट अगर एक ही हमारे पास ऑर्गन इम्पेयर है और उससे रिलेटेड अगर आपको सिम्टम्स मिल रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास डिजीज कहलाती है। ठीक है जी। तो सर चार्ज सिंड्रोम है, इसका मतलब है कि इस सिंड्रोम के अंदर मल्टीपल जो ऑर्गन्स होंगे उनसे रिलेटेड हमें सिम्टम्स मिलेंगी। तो सर चार्ज सिंड्रोम हमारे पास होता क्यों है, कौन सी ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से ये वाला हमें सिंड्रोम मिलता है। तो बच्चे आपने याद रखना है, इट्स अ सेट ऑफ द कंजेंटल डिफेक्ट्स, कि इस सिंड्रोम के अंदर बच्चे के अंदर मल्टीपल जो कंजेंटल डिफेक्ट्स होते हैं वो आपको नजर आएंगे। अब कंजेंटल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स जो बच्चा बर्थ बाय बर्थ जिसके अंदर वो डिफेक्ट्स होते हैं। कंजेंटल डिफेक्ट्स का क्या मतलब है, सर डिफेक्ट्स डेट आर प्रेजेंट इन एनी चिल्ड्रन बाय बर्थ, उसको हम कंजेंटल डिफेक्ट कहते हैं। तो जो चार्ज सिंड्रोम है इसके अंदर आपके पास मल्टीपल आपको कंजेंटल डिफेक्ट्स नजर आएंगे। और वो कंजेंटल डिफेक्ट्स हमें क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उस बच्चे के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है। अब कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड हमने एक दो और सिंड्रोम भी पढ़े हुए हैं जी। एनीवन। मार्फन कनेक्टिव टिश्यू, सिंड्रोम। जी जी बिल्कुल के सर, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर या जो इंटरनल टिश्यूज, इंटरनल कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड सिंड्रोम होता है, उसके अंदर हमने मार्फन सिंड्रोम भी पढ़ा है, और उसके अंदर हमने एहलर डैनलॉस सिंड्रोम भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जो आपके पास पूरी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिसके अंदर मैं कहूंगा आपकी स्किन भी इन्वॉल्व हो रही है, आपके पास हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपके पास जो आईज हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना ये ज्यादातर बनी ही कनेक्टिव टिश्यू से है। जिसके अगर हम आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स है ना बच्चे, रेड ब्लड सेल्स भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो इससे आप खुद ही आइडिया लगा लो कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो किनसे मिलकर बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो अगर किसी सिंड्रोम के अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि उस पेशेंट के मल्टीपल्स ऑर्गन्स के अंदर आपको एबनॉर्मेलिटी नजर आएगी। चार्ज सिंड्रोम इज वन ऑफ दोस सिंड्रोम्स जिसके अंदर क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रॉब्लम है, और कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से पेशेंट के अंदर बाय बर्थ क्या है, मल्टीपल डिफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। वो क्या डिफेक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सर आपने जीन का नाम याद रखना है कि जो हमारे पास CHD जीन है, ठीक है जी, CHD7 जीन है। कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर जो CHD7 जीन है, जिस जीन ने आपने आपके कनेक्टिव टिश्यूज बनाने थे, इस जीन के अंदर क्या आती है, म्यूटेशन आती है। इस जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज जिसने बनाने थे वो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास एबनॉर्मल बनते हैं। जब वो कनेक्टिव टिश्यूज एबनॉर्मल बने के, तो आपके पास डिफेक्ट्स मतलब के जो उनसे आगे मजीद टिश्यूज बने थे वो भी आपके पास डिफेक्टेड होंगे। देखो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक जीन है ईईटी जीन है, ठीक है। और ये ई जीन आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम नंबर 8 पे प्रेजेंट है। और इस जीन ने नॉर्मल, क्योंकि आपके पास जितनी भी जीन्स होती हैं वो जीन ना आपके पास इंटरप्रिटेशन होती हैं, कि उन जीन से कोई ना कोई आपके पास टिश्यू सेल या ऑर्गन क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन होनी है। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक जीन है, जैसे मैंने कहा ईईटी एक सिंपल जीन है, और ये क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर प्रेजेंट है। इस जीन का क्या काम था कि इसने मेरे पास बनानी थी आई की फॉर्मेशन, मतलब इसने आई का स्ट्रक्चर बनाना था। ये है इस जीन का नॉर्मल फंक्शन।
अगर बच्चों इस जीन के अंदर ईईटी जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, तो क्या हमारे पास ये जो आई का स्ट्रक्चर बनना था इस जीन से, क्या वो स्ट्रक्चर नॉर्मल बनेगा? नहीं सर, वो स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं बनता। इसी तरह हम डिस्कस करते होते हैं कि अगर किसी भी जीन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है, तो उस जीन ने जो स्ट्रक्चर या जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है बच्चे, वो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि CHD7 जीन के अंदर म्यूटेशन है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस जीन ने कनेक्टिव टिश्यूज बनाने थे। अगर इस जीन में म्यूटेशन है, कनेक्टिव टिश्यूज में म्यूटेशन होगी, और अगर कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्मेशन में म्यूटेशन होगी, तो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर आपको डिफेक्ट्स नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि सर वो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जो आपको चार्ज सिंड्रोम से, चार्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर नजर आते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास सिंड्रोम है ना चार्ज, ये चार्ज सिंड्रोम से ही हमने इसकी सिम्टम्स निकालनी होती हैं। ये वैसे हमारे लिए इजी हो जाता है। चार्ज सिंड्रोम से हमने क्या करना है, इसकी सिम्टम्स निकालनी। जैसे सबसे पहले सी, सी का मतलब क्या है कि सर इस पेशेंट के अंदर हमें नजर आता है कोलोबोमा ऑफ द आई। जो चार्ज सिंड्रोम का पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर हमें नजर आता है, सी से आपने याद रखना है कोलोबोमा ऑफ द आई। कोलोबोमा ऑफ आई का क्या मतलब होता है, बड़ी बहुत डेंजरस ये सिम्टम है। इसके अंदर आपकी जो आई का एक पार्ट होता है ना बच्चों, ये एब्सेंट होता है। देखो दरमियान से नोटिस करो कि आई का ये जो प्यूपल है और प्यूपल का ये जो सेंट्रल पार्ट है ना बच्चे, वो एब्सेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ कोलोबोमा ऑफ द आई। ठीक है। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज नजर आती, मतलब कि हो सकता है उसके ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपरली ना हो रही हो सकता है उसके जो ब्रेन का किसी भी जो लोब है, फ्रंटल लोब है या हमारे पास प्राइटल लोब है, उन जो लोब्स के उनकी फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट ना हो। तो इसलिए उन्होंने मतलब कि जनरल टर्म यूज कर दिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें एबनॉर्मेलिटी नजर आती है। लेकिन जो सबसे स्पेसिफिक सिम्टम होती है ना चार्ज सिंड्रोम की, वो ये होती है कोलोबोमा ऑफ द आई। एंड व्हाट इज द कोलोबोमा ऑफ आई? इज द एब्सेंट ऑफ द टिश्यू इनटू योर आईज। अगर मैं सिंपल कहूँ ना, देखो ये जो सेंट्रल पार्ट था ना, ये था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सेंटर वाला पार्ट बनना था हमारे पास, ये जो इसका प्यूपल के आगे वाला जो एरिया हमारे पास, ठीक है। अब ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यू ने बनाना था, लेकिन उस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है सर, एबनॉर्मेलिटी है। तो जब उसमें एबनॉर्मेलिटी होगी तो ये वाला आपके आई का सेंट्रल पार्ट नहीं बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोबोमा ऑफ आई। इट्स द फर्स्ट सिम्टम दैट इज प्रेजेंट इनटू यू द चार्ज सिंड्रोम। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं सर एच। बच्चों एच का क्या मतलब है सर, चार्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर आपको हार्ट डिफेक्ट्स भी नजर आते हैं। क्या नजर गया? अब आप खुद नोटिस करो कि एक तरफ वो बात कर रहा है उसकी आईज की, और दूसरी तरफ वो बात कर रहा है उसके हार्ट की। तो बात होगी ना मल्टीपल सिस्टम्स की, एबनॉर्मेलिटीज की। इसलिए हमने इसको क्या कहा था, सिंड्रोम। तो बच्चों हार्ट डिफेक्ट्स की बात करें, सर हार्ट डिफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं? तो लेट्स सपोज इस बच्चे के अंदर ASD हो सकता है, इस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, VSD हो सकता है। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या हमारे पास टेट्रोलॉजी फैलट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको VSD नजर आता है चार्ज सिंड्रोम के अंदर। सबसे पहली सिम्टम कोलोबोमा ऑफ द आई। दूसरी सिम्टम क्या होती है सर, इस पेशेंट के अंदर हार्ट डिफेक्शन, जैसा कि ASD हो सकता है या उसके अंदर VSD हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। दैट इज द सेकंड सिम्टम। अब बच्चों आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक भी है, इट्स द एट्रेजिया ऑफ द कोइना। अब एट्रेजिया ऑफ कोइना का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर नोटिस करना आपने, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना डायग्राम, अब ये आपके पास है पूरी नेजल कैविटी। बच्चों ये है सारी नेजल कैविटी, ठीक है। अब नेजल कैविटी है और नीचे की तरफ आपको क्या नजर आ रही है सर, ओरल कैविटी नजर आ रही है हमें यहाँ पर। ये क्या है, ओरल कैविटी। नोटिस कीजिएगा, आई जस्ट नीड योर प्योर अटेंशन फॉर 2 मिनट्स। अब नेजल कैविटी से क्या जाती है, आपकी एयर जाती है लंग्स के अंदर, यहाँ से नेजल कैविटी के जरिए सर एयर जाती है हमारे पास लंग्स के अंदर। तो हम इजीली इंस्पायर और एक्सपायर करते होते हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह बच्चों जो आपकी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से आप क्या करते हो, आप फूड का इंटेक करते हो। तो इनटेक से हमारे पास ओरल कैविटी में फूड गई, वहां से एसोफेगस में, और एसोफेगस से आपके स्टमक के अंदर। तो अगर इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है ना, तो मेरे पास जो अबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो आपकी इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और जो आपके पास फूड का इंटेक है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो आपको बोनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, यहाँ पर नोटिस करो, जिसको हम क्या कहते हैं, कोइना कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। ये जो दरमियान में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कोइना। अब नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली वाला ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर होल क्रिएट होता है जब हमारे पास सिंथेसिस हो रही होती है बच्चे की और उसके ऑर्गन की। तो बच्चों ये जो दरमियान में आपको ये कोयना नजर आ रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये सेपरेट हो जाता है, इसके दरमियान होल क्रिएट हो जाता है। और जब इसके दरमियान होल क्रिएट होता है ना, तो हमारी जो रिस्पायरेशन होती है वो इजीली हो जाती है। मतलब यहाँ से इजीली आप क्या करते हो, इंस्पायर करते हो, या मतलब कि आप वेंटिलेट करते हो। अगर आपका ये जो कोयना, इस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास कोयना होता है,
अगर इस कोयना के अंदर क्या ना हो सर, इसके अंदर होल क्रिएट ना हो, या इसकी डीजनरेशन ना हो, क्योंकि नॉर्मली तो हमें इसकी डीजनरेशन चाहिए कि भाई अब कोयना तो खत्म हो जा, ताकि मैं दरमियान से एयर को क्या कर सकूं, अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकूं नेजल कैविटी के जरिए। लेकिन ये कोयना अगर बच्चों आपका क्या डीजनरेट ना हो, अब कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद ना बाद में हमारे पास यहाँ पर एक बोनी स्ट्रक्चर बना है और इसके दरमियान में, और उस स्ट्रक्चर की वजह से पेशेंट की ना वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे ऐसा नहीं होता, ये जो कोयना होता है ना ये पहले बनता है, फिर नॉर्मली पता क्या होता है, इस कोयना के दरमियान होल क्रिएट होता है, और उस होल से हम फिर क्या करते हैं, इजीली इंस्पायर करते हैं अपनी नेजल कैविटी से ना एयर को लंग्स में ले जाते हैं। लेकिन अगर इन केस आपका ये जो कोयना, ये जो बोनी स्ट्रक्चर ये खत्म ना हो, ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहे, ये परसिस्ट रहे बच्चे के अंदर, खत्म ना हो, ये डीजेनरेट ना हो, तो बच्चे अगर ये डीजेनरेट ना होगा तो आपके पास यहाँ से नेजल कैविटी से क्या हो रहा था सर, नेजल कैविटी से जो एयर थी वो मेरे लंग्स के अंदर जा रही थी। तो वो आपने मुझे खुद बताना है कि अगर ये बोनी स्ट्रक्चर डीजेनरेट ना हो, अगर ये क्वाइना डीजेनरेट ना होगा, तो क्या आपके पास जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाएगी सर, नहीं जाएगी। तो अगर एयर लंग्स के अंदर नहीं जाएगी तो बच्चे के अंदर क्या है, रिस्पायरेटरी डिप्रेसिव सिम्टम्स आपको नजर आएंगी। फिर इसके पास पता है ये क्या करता होता है बच्चा, ये बच्चा अपने माउथ से एयर को लेके जाता है यहाँ से, ये क्या करता है अपने माउथ वाले एरिया से जो एयर होती है ना उसको लंग्स के अंदर लेके जाता है। ये जो हमारे पास कोइनल एट्रीजा वाला बच्चा होता है। तो अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा फीडिंग कर रहा है, बाजार आपने समझ लिया, एक बच्चा है वो बच्चा फीडिंग कर रहा है, अब आपको पता है फीडिंग कहाँ से होती है, ओरल कैविटी से। तो जब बच्चा बच्चों फीडिंग कर रहा होता है जिसके अंदर हमारे पास ये कोइना प्रेजेंट होता है, इसका एट्रीजिया नहीं होता, इसकी डिजेनरेशन नहीं होती, उस बच्चा वो नॉर्मली ना, जब आपके पास नेजल कैविटी बंद है तो हम क्या करते हैं, देखो आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा, जब हमारे पास हमें फ्लू वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर म्यूकस अकेमुलेशन हो जाती है, तो हम अक्सर क्या करते हैं अपना इसमें ओरल कैविटी से सांस लेते हैं, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना यार मेरा नाक बंद हो गया, वो म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है वहां पर। तो आप नोटिस करो, आप वो म्यूकस की अकेमुलेशन की वजह से आपको कितनी मतलब की डेंजरस फीलिंग आती है कि मेरे पास जो सांस है वो नेजल कैविटी से नहीं जा रहा, कितनी आपको डिफिकल्टी होती है। लेकिन एक बच्चा जिसके अंदर यहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर बन रहा है, वो बिल्कुल भी एयर को क्रॉस नहीं करने दे रहा, उस बच्चे के अंदर कितनी डिप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे। अब मैंने कहा इस बच्चे के अंदर सिम्टम्स कब आपको अपीयर होती नजर आएंगी, जब ये बच्चा क्या करता है, जब ये बच्चा फीडिंग करता है। जब ये फीड करेगा, अब देखो फीड कर रहा था ये माउथ से सांस ले रहा था, जब फीड करेगा अब ना वो ओरल कैविटी से सांस ले रहा होगा, ना वो क्या करता है नेजल कैविटी से लेता है। तो इस बच्चे के दौरान ड्यूरिंग फीडिंग क्या आती हैं, स्वीयर सिम्टम्स आती हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेसिव सिम्टम। इस बच्चे के अंदर उसी टाइम आपको एपनिया नजर आना शुरू हो जाता है, मतलब इसका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेजल कैविटी उसकी बंद है, ओरल कैविटी से वो फीड कर रहा है, तो ओरल कैविटी फीड करेगा तो जो हमारे पास एयर है वो उसके लंग्स में नहीं जाएगी, पेशेंट के अंदर हमें क्या नजर आएगा, साइनोसिस हो गया, रिस्पायरेटरी डिप्रेसिव सिम्टम, मतलब जैसे एपनिया, शॉर्टनेस वगैरह इस तरह की सिम्टम आपको नजर आना शुरू हो जाती है इस पेशेंट के अंदर। तो तीसरी सिम्टम बच्चे आपने क्या याद रखनी है सर, एट्रेजिया ऑफ द कोइना, कि इस पेशेंट के अंदर ये जो कोइना है ये डीजनरेट नहीं होता, ये परसिस्ट रहता है, और इसकी परसिस्टेंस की वजह से नेजल कैविटी के जरिए बच्चा सांस नहीं लेता, ओरल कैविटी से लेता है, और जब ओरल कैविटी भी बिजी हो जाती है या फीडिंग के दौरान, तो वो बच्चे के अंदर हमें सीवियर सिम्टम्स नजर आती हैं। ठीक है, तो चार्ज सिंड्रोम वाला पेशेंट आपको क्या क्या नजर आएगा, एक था कोलोबोमा ऑफ सर द इस आई। बच्चे की सर क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हेलो सर, इस बच्चे की सर्जरी करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे इस बच्चे जी को? जी सर, इस बच्चे की सर्जरी हम करते होते हैं। अब देखो यहाँ पर ना दो चीजें होती हैं, अब इसकी सर्जिकल इंडिकेशन होती है, इंशाल्लाह सर्जरी में भी हम पढ़ेंगे। तो इस पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि ये जो कोइना है ना, ये मतलब कि यहाँ पर दोनों साइडों की तरफ प्रेजेंट, मतलब ये बायलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो जिन बच्चों के अंदर तो बायलेटरल होता है ना, कि मतलब कंप्लीट, ये कंप्लीट दोनों साइडों से बंद है, दोनों दरवाजे बंद है नेजल कैविटी के, तो उनके अंदर तो आपको उसी टाइम सर्जरी करनी पड़ती है जैसे वो बच्चा पैदा होता है। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर मतलब यूनिलेटरल होता है ना, फिर उन बच्चों को मतलब हम मेच्योर होने देते ओके हैं, सर। मैचुरेशन के बाद हम क्या करते हैं उनकी सर्जरी करते हैं। ठीक है जी, तो अगर बायलेटरल प्रेजेंट है तो उस टाइम सर्जरी करनी पड़ती है, तो एट द एंड जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल इंडिकेशन ही होता है। तो बच्चों तीसरी सिम्टम क्या आ गई सर, सबसे पहले कोलोबोमा ऑफ द आई, दूसरे हार्ट डिफेक्ट्स होंगे बच्चे के अंदर, तीसरा हमारे पास क्या होगा, कोइना का एट्रेजिया नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर। चौथे नंबर पर सर इस पेशेंट में होगा रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ, कि जो इसके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, यहाँ जो इसकी ग्रोथ है वो भी क्या होगी, रिटार्डेड होगी, इसकी नॉर्मल ग्रोथ भी नहीं होगी। लेट्स वो जो इसकी लिम्स हैं वो छोटी होंगी, या जो इसका बॉडी वेट है वो हमारे पास कम होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। और ये आपने किससे याद रखना है, आर से। ए से एट्रीज ऑफ द कोइना, सी से कोलोबोमा, आर से हमारे पास रिटार्डेशन होगी, बच्चा आपको छोटा सा नजर आएगा, इमेच्योर सा बच्चा आपको नजर आएगा। ठीक है, जी से बच्चे जो इसके जेनिटल एरियाज हैं और जो इसके यूरिनरी एरियाज हैं, मतलब कि किडनी होगी, यूरिटर हो गया, यूरिनी ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा हो गया, इंटरनल यूरिथ्रा हो गया, तो ये जो पूरा
इसको हम कहते हैं यूरिनो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक जो होता है पूरा, ठीक है, क्या हम इसको कहते हैं? जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। और क्या होता है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक? देखो बच्चों, जिसके अंदर हमारे पास किडनी आती है, किडनी, जिसमें किडनी से क्या निकलता है सर? यूरेटर। यूरेटर कहाँ पर जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर जाता है आपके पास यूरिन को लेकर? यूरिथ्रा से, ठीक है बच्चों। और अगर आप नोटिस करो तो इस यूरिथ्रा के जरिए आप क्या करते हो? यहाँ से आप यूरिन पास भी करते हो और यहाँ से आप क्या करते हो? स्पर्म पास भी करते हो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट्स द पार्ट ऑफ योर जेनिटल एंड इट्स द पार्ट ऑफ योर यूरिथ्रा, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक एज वेल। तो डेट इज कॉल्ड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। और जो हमारे पास पेशेंट होता है कौन सा सर? चार्ज सिंड्रोम का, उसके किडनी की के फॉर्मेशन में डिफेक्ट हो सकता है, यूरिटर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, या यूरिथ्रा के अंदर हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं जेनेटो यूरिनरी डिफेक्ट्स। आगे आते हैं सर, लास्ट वाला जो आपका ई है, चार्ज सिंड्रोम का जो लास्ट वाला ई है, इस ईयर का क्या मतलब होता है? ई का ईयर एबनॉर्मेलिटीज। यहाँ पे नोटिस करो, और इसके कान लंबे लंबे आपको नजर आए, ठीक है। यहाँ तो इसके बड़े बड़े कान हो सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला नोटिस करो कि आपके ईयर जो है बिल्कुल स्मॉल होते हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे चार्ज सिंड्रोम के होते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो आपको स्मॉल नजर आते हैं। इसके अलावा किसी और पेशेंट, किसी और सिंड्रोम के अंदर भी आपको स्मॉल ईयर नजर आते हैं जी? ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिसके अंदर आपको जो ईयर है वो स्मॉल नजर आते हैं? बहुत कॉमन सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर आपको ये फाइंडिंग नजर आती है। एनीवन? लो सेट ईयर्स कवर्ड हमने कहां पर पढ़ा था? पेटाओ सर सिंड्रोम में नहीं डाउन पढ़ा था? जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, पेटाओ सिंड्रोम पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था ना कि पेटाओ, ओ से आपने याद रखना कि सब कुछ मतलब स्मॉल होगा आपका। जैसे लो सेट ईयर्स मतलब उसके कान छोटे होंगे, जो उसके हैंड होगे वो भी उसका छोटा होगा, जो उसका जा होगा, ठीक है, जिसको हमने मैक्रोगनीथिया कहा था, उसका जा भी छोटा होता है। तो ये सिंड्रोम चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता हम याद करते रहेंगे। और जो आज हमने सिंड्रोम याद किया है ये कौन सा? ये है चार्ज सिंड्रोम, जिसमें कौन सी सिम्टम है? कोलबोमा ऑफ द आई, हार्ट डिफेक्ट्स हैं, एटेजिया ऑफ द कोइना है, हमारे पास रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ है, पेशेंट के अंदर हमें जेनिटल एरियाज की एबनॉर्मेलिटी नजर आएगी, और हमें उसके जो ईयर्स हैं वो हमें स्मॉल नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। ये है चार्ज सिंड्रोम। और इस चार्ज सिंड्रोम की सिर्फ जो एक सिम्टम है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एट्रेजिया ऑफ द कोइना, वो आपकी बुक ने यहाँ पर मेंशन की है, वो आपकी बुक ने यहाँ पर मेंशन की। देखो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो फर्स्ट एड है ना, इसको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि काफी सारी जो चीजें हैं ना, इन्होंने उनमें से ना निकाल के जो इंपॉर्टेंट होती है वो उनको लिख देते हैं, लेकिन बच्चे बेचारे जब वो पढ़ते हैं ना तो उनको वो समझ नहीं आ रही, तो क्योंकि जिस चीज ने पीछे कंसेप्ट बनाना होता है ना वो चीज ही वहां पर मिसिंग होती है। तो यहाँ पर चूंकि हमने चार सिंड्रोम पढ़ लिए, अब आपको पता लगेगा ये जो कोएनल एट्रेजिया होता है ना, ये ज्यादातर सिंड्रोम्स वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनकी एक सिम्टम है, ये कोई सेपरेट डिजीज नहीं होती बच्चों। जैसे चार्ज सिंड्रोम हो गया, वो कहते हैं इस तरह का अगर कोई और भी सिंड्रोम होगा तो उनकी ये एक सिम्टम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोएनल एट्रेजिया कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि ये आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है नेजल कैविटी, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटी है उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। असल में ये जो कोएनल एट्रेजिया है ये आपका ईएनटी का टॉपिक है, तो लेकिन चलो यहाँ पर आ गया, हम इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, मसला नहीं है। समझ आ गया आपको चार सिंड्रोम की? तो बच्चों कोएनल एट्रेजिया का क्या मतलब था सर? आपने अभी बता दिया कि कोएनल एट्रेजिया के अंदर ये देखो ये है नॉर्मल। डॉक्टर तुबा यहाँ पर फोकस करें, ये क्या हो रहा है कि सर नॉर्मल नेजल कैविटी की यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जिसको हम लिखेंगे नॉर्मल नेजल कैविटी। नॉर्मल नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है कि जो आपका कोइना होता है, ये जो आपका कोइना होता है ये क्या कर जाता है? ये डीजेनरेट करता है, डीजेनरेट करता है, और डीजेनरेट करने के बाद क्या करता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देता है, ताकि आप क्या कर लो? इजीली इंस्पायर कर सको और एक्सपायर कर सको। रिस्पायरेटरी ट्रैक को ये क्लियर कर देता है। लेकिन अगर ये हमारे कोइनिया है, ये एट्रेजिया इसका ना हो, ये खत्म ना हो, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा तो अब हमें सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगी इस पेशेंट को। डिस्कस करते हैं कि सर आपकी बुक ने क्या चीजें मेंशन की हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इट्स कॉल्ड द ब्लॉकेज ऑफ द पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, कि जो आपके पास नेजल कैविटी की पीछे वाली ओपनिंग है ये उसको ब्लॉक कर देता है। और ये हमारे पास ज्यादातर नजर आता है मिड फेस, जो आपका जो ये वाला एरिया होता है ना बच्चे, इसको मिड फेस कहते हैं। ये ऊपर वाला अपर फेस है, ये लोअर फेस है, और ये जो मिड फेस है ना इसके अंदर ये आपको एबनॉर्मेलिटी नजर आती है। मोस्ट ओपन क्या होता है बच्चों? ये यूनिलेटरल होती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर अगर हम इसको देखो, ये ना लेटरल व्यू दिया हुआ, अगर हम इसका अंटीरियर व्यू देखें ना आगे से, तो ये आपको इस तरह देखो, ये होता है नॉर्मल इस तरह का।
तो अगर इसको मैं आगे से देखूँ ना तो ये आपको यूनिलेटरल इस तरह का ब्लॉकेज नजर आएगा, ऐसे एक साइड का। तो आप स्टिल क्या करते हैं, यहाँ से एयर पास हो जाती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर बायलेटरल नेजल कैविटी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका बिल्कुल जो जो कोइना है वो डीजनरेट नहीं हुआ बायलेटर वाले पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर सीवियर सिम्टम आएंगे, वो बिल्कुल भी बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। तो कहता है कि वो ज्यादा यूनिलेटरल है, और यूनिलेटर हमारे पास क्या होता है, ये लेस सीवियर एज कम्पेयर टू द बायलेटर। व्हेन बायलेटर, वो उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। क्या करें डॉक्टर साहब? सर 3D पिक्चर है तो कोई दिखा दें यूनिलेटरल और बाइलेटरल की। डॉक्टर साहब मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हेन बायलेटर ओके सर। रिप्रेजेंट्स एन एमरजेंसी, वो उसने कहा ना कि जब ये बायलेटरल होगी ना तो हमारे पास ये इमरजेंसी होगा, मतलब जाहिर बात है उसका पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ऊपर से ब्लॉक हो रहा है, तो ये पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आए ना, जिसके अंदर क्या हो रहा है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सर सिंपल सी बात है, अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। उसके बाद है नॉइसी ब्रीथिंग, कि उस पेशेंट के अंदर हमें वो जो ब्रीथिंग कर रहा है वो हमारे पास क्या नॉइस, वहां से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर ना अक्सर इस चीज को ना स्ट्राइडर के साथ कंफ्यूज किया जाता है। स्ट्राइडर जो हमारे पास सिम्टम होती है, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो बच्चों स्ट्राइडर याद रखना है, वो हमारे पास इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन एज कंपेयर टू द एट्रेजिया ऑफ द कोइना या कोइनल एट्रेजिया। क्योंकि वो स्ट्राइडर आपको नजर आती है, इन्फेक्शन जो हो जाते हैं ना पर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जिन बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर हमें वो स्ट्राइडर वाली फाइंडिंग्स नजर आती हैं। लेकिन इस बच्चे के अंदर आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा नॉइसी ब्रीथिंग नजर आएगी इसके। देखो देखो नॉइस क्यों प्रोड्यूस होती है, जब भी आपके पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना तो नॉइस जरूर प्रोड्यूस होगी। ये सिंपल सा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ, बट इट्स नॉट सिंपल एज इट लुक्स लाइक। बात करते हैं आप थोड़ी सी ना, जो इसने नॉइसी ब्रीथिंग का वर्ड यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों आपकी मैं अगर कहूँ ना कि पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ना आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो ही इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट को डिजीज होती है तो हमने कहा कि उसको ही हमने ऑस्कल्टेशन की, और ऑस्कल्टेशन के ऊपर हमें क्या नजर आया, वीजिंग, वीजिंग साउंड हमें नजर आया। ये वीजिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी और इस एरिया से जब एयर पास होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करती है। और जितनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी उतनी ज्यादा आपको क्या नजर आएगी, वहां से साउंड की इंटेंसिटी आपको इतनी इंक्रीज नजर आएगी। अगर आप इस बात से इतफाक नहीं करते तो मैं आपको अब भी कहूंगा, आप विस्पर कैसे करते हो। विस्परिंग के लिए बच्चे आप अपने लिप्स को क्या करते हो, उसका जो ल्यूमन होता है, जो उसका एरिया होता है उसको कम करते हो। जब उसका कम करते हो वहां से फिर आप क्या करते हो, फोर्सफुली वहां से एयर को गुजारते हो तो आपको नॉइस प्रोड्यूस नजर आती है। इसी तरह अगर आपके पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, चाहे वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है चाहे वो आपका लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, कहीं पर भी बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना तो वहां से नॉइसी प्रोडक्शन जरूर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो एस्थमा का पेशेंट, उसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर तो हमें विजिंग साउंड नजर आता है। सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर हमें विजिंग साउंड नजर आता है। जिन जिन के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, इवन दो ब्रोंकियाक्टेसिस का पेशेंट है उसमें भी रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसमें हमें विजिंग साउंड सुनाई देता है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है कि अगर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपको नॉइसी साउंड्स प्रोड्यूस जरूर आपको दिखाई देते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे रेल्स क्या होते हैं, रोंकाई क्या होते हैं, क्रैकल्स क्या होते हैं, उसके बाद क्रीपिटस क्या होता है, विजिंग साउंड क्या होता है, इंशाल्लाह ये हम सारे पढ़ेंगे। और ये सारे साउंड क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बच्चों हम एयर को लंग्स में लेके भी जा रहे होते हैं और हम बाहर भी निकाल रहे होते हैं, और अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे उसने कहा यहाँ पर भी है कि जब वो बच्चा इंस्पायर करेगा तो नॉइसी जो ब्रीथिंग है वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देखो जो मैंने आपको कंसेप्ट मेन बताया था ना, वो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जब बच्चा क्या करता है, साइनोसिस आपको नजर आती है, मतलब उसकी जो स्किन है वो आपको ब्लूइश कलर की नजर आना शुरू हो जाती है। कब, दैट वर्सन ड्यूरिंग द फीडिंग, कि जब बच्चा फीड करता है ना, देखो बच्चों जब बच्चा फीड करेगा वो निप्पल्स को अपने माउथ के अंदर इंजेक्ट करेगा, नेजल ओरल कैविटी भी बंद है, ऊपर से नेजल कैविटी भी बंद है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर नहीं जा रही, और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास बाहर नहीं आ रही। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर नहीं आएगी एंड एक्सेस प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू योर ब्लड, इट काज सिम्टम्स ऑफ द ब्लूइशनेस ऑफ योर स्किन लाइक साइनोसिस। तो इस पेशेंट में हमें साइनोसिस जो आपको ज्यादा सीवियर नजर आएगी बच्चों, वो किस कंडीशन के अंदर नजर आती है सर, जब ये बच्चा कोएनल एट्रेजिया वाला बच्चा जब क्या करता है, फीडिंग करता है, तो फीडिंग के दौरान आपको साइनोसिस नजर आती है। और हमेशा याद रखिएगा साइनोसिस किसकी वजह से नजर आती है, साइनोसिस आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होने की वजह से जो स्किन होती है ना वो आपकी ब्लूइश होती है, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से होती है, हमेशा हाइपर कैपनिया की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर नहीं निकाल रहा, ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेशेंट के अंदर में साइनोसिस वाले सिम्टम नजर आएगा। एंड इम्प्रूव्स विद क्राइम, मतलब ये जैसे बच्चा रोता है ना
तो उस दौरान ये जो सिम्टम्स होती हैं वो इंप्रूव हो जाती है। देखो बच्चों, जब ये बच्चा क्राई करता है ना, तो ये फोर्सफुली इंस्पायर करता है। फोर्सफुली क्या करता है, ये एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाता है, और फोर्सफुली क्या करता है, एयर को ये बाहर निकालता है। मतलब वो मैक्सिमम एयर को बाहर निकाल रहा होता है। तो जब मैक्सिमम एयर को आप बाहर निकालोगे, जैसे बच्चा जब वो क्राई करता है ना, आप देखोगे ड्यूरिंग क्राइंग आपकी जो थ्रेसिस कैविटी ना, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। जब उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, लंग्स के ऊपर भी प्रेशर लगता है। जब लंग्स में प्रेशर लगेगा, तो एक्सपायरेशन हमारे पास क्या हो जाती है, थोड़ी सी ईजी हो जाती है इस पेशेंट्स के अंदर। तो जब एक्सपायरेशन ईजी होगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे, तो जो साइनोसिस की सिम्टम्स होती हैं वो हमारे पास इंप्रूव होती हैं। अब इससे रिलेटेड हमने सीवीएस के अंदर भी एक कंडीशन पढ़ी थी बच्चों, कि जब बच्चा हमारे पास क्राई करता है, तो उसकी सिम्टम वर्स होती थी। हाँ जी, कौन सी कंडीशन थी वो? VSD। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। हाँ जी, और कौन सी थी? TOF, टीओएफ था, टेट्रालाइगो। टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलट था। ये जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट वाला बच्चा था, जब वो क्राई करता था तो उसकी बॉडी ब्लूइश हो जाती थी। और जब वो मतलब कि सिटिंग पोजीशन के अंदर जाता था या स्क्वाटिंग पोजीशन में जाता था, तो उसकी सिम्टम इंप्रूव हो जाती। ठीक है, तो इस तरह अपना बच्चों को, अभी देखो हम दूसरा सिस्टम्स कर रहे हैं, और हमारी जो चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी से रिलेट होना शुरू हो गई। ठीक है, वहां पर टीओएफ था, यहाँ पर क्वाइनल एट्रेसिया। ठीक है, इसके अलावा वैसे और भी कंडीशन पढ़ेंगे जिस वजह से ना ये साइनोसिस की सिम्टम आती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, क्वाइनल एट्रेसिया जब बच्चा फीडिंग के दौरान सिम्टम वर्स होंगी, क्राइम के दौरान वो लिटिल बिट इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एक्सपायरेशन ईजी हो जाती है। डायग्नोज बच्चों आपने कैसे करना है, हाउ वी कैन डायग्नोज द पेशेंट ऑफ द क्वाइनल एट्रेसिया? तो बच्चों इसके लिए आपने सिंपल क्या करनी है, उसकी नेजल कैविटी में एनजी ट्यूब डालनी। क्या करोगे बच्चों आप, यहाँ पर एनजी ट्यूब डालोगे। अगर तो वो एनजी ट्यूब चली जाती है आगे, मतलब कि एसोफेगस के अंदर या ट्रेकिया के अंदर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर एनजी ट्यूब आगे नहीं जाती, मतलब यहाँ पर ही रहती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है। और उस पेशेंट के अंदर एनजी ट्यूब के अंदर अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन नजर आएगी, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपने कौन सी करवानी है, डेट इज सीटी स्कैन। इस पेशेंट के अंदर आपने सीटी स्कैन करवाना होता है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ, ये मेडिसिन का बहुत बड़ा रूल है कि कभी भी आपने जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं या जो इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो हम डायरेक्टली नहीं करवाते। लेट्स सपोज आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखो हमने बेसिक तो पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी सी डॉक्टर वाली फीलिंग भी आनी चाहिए साथ। जब आप डॉक्टर के पास गए हो ना, पेशेंट को पहली दफा लेके किसी भी सिम्टम के साथ, आपने बहुत रेयर देखा होगा कि वो जाते हैं आपको सीटी स्कैन या एमआरआई का कहे। बहुत रेयर आपने देखा होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास सीटी स्कैन या जो एमआरआई होती है, ये हमारे पास इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। मतलब कि इन कंडीशंस के अंदर जो आपके पेशेंट्स होते हैं, उनका रेडिएशन के साथ एक्सपोजर होता है। तो हमारे पास बच्चों, हमने जो पेशेंट्स होते हैं उनके रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत कम करवाना होता है। पेशेंट्स की तो चले बात सेपरेट होगी, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका भी रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो एक्सरे भी, इवन दो जो एक्सरे है ना, ये भी आप बिला वजह ना करवाया करो, क्योंकि उसके साथ रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, और वो रेडिएशन क्या करवा सकती हैं, आपकी जेनेटिक म्यूटेशन काज करवा देती हैं। एंड इफ देर इज अ जेनेटिक म्यूटेशन इन टू योर सेल्स, इट कैन लीड टुवर्ड्स अ कैंसरियस फॉर्मेशन एज वेल। तो रेडिएशन एक्सपोजर आपने जितना कम होगा उतना आपने कम करवाना था। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले कोई भी जो डिजीज होती है ना, उसकी हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वहां पर करवा के, अगर हमें वहां से कोई क्लू मिलता है, फिर हम इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ या इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एंडोक्राइन के अंदर भी ये असूल बनाया था बच्चों, कि पहले हम लैब टेस्ट करेंगे, हम उनके इंजाइम्स या हार्मोन्स या हम सीबीसी या मतलब के ये वाली इन्वेस्टिगेशन जो लैब्स इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो हम पहले करवा लेते हैं। हाँ, अगर वहां से आपको क्लू मिल रहा है ना कि हाँ इस पेशेंट के अंदर ये ट्यूमर या ये कैंसरियस फॉर्मेशन हो सकती है या कोई डेंजरस डिजीज हो सकती है, फिर उन पेशेंट्स में आगे हम इन इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। तो अगर ये जो पेशेंट है ना कोएना लेटरेजिया वाला, अब ये नहीं था कि हम इसका आपको पता भी नहीं, कोई क्लू भी नहीं है, सीधा आप उसका सीटी स्कैन करवा लेते। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले आपने एनजी ट्यूब डाली, ठीक है, क्योंकि जो जो एनजी ट्यूब है वो हमारे लिए कोई ज्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, उसमें कोई पेशेंट का रेडिएशन के साथ एक्सपोजर वगैरह नहीं हो रहा, सेफ प्रोसीजर है। आपने एनजी डाली, तो एनजी से आपको पता चला कि हाँ यार इसकी ना ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है नेजल कैविटी में, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियस। तो फिर आपने दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है वो कौन सी है, वो इन्वेसिव है, जैसा कि सीटी स्कैन। फिर आपको सीटी स्कैन के ऊपर कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पर है, क्या वो सिम्टम काज कर सकती हैं, फिर आपने सेकंड नंबर पर सीटी स्कैन करवाना था। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है, आपको पूरी मेडिसिन के अंदर ये चीज हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको सीरियस एग्जांपल दूं ना, ये नहीं होता कि पेशेंट आपके पास जैसे है आपने उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवा ली है, उसकी आप पहले ईसीजी करवाते होते। ठीक है, अगर ईसीजी के ऊपर आपको कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग्स नजर आती हैं, तो फिर आप उसकी इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हो। किसी का माइक ऑन है यार, माइक बंद कर।
तो ये चीजें आपने कोएनल एट्रेजिया के अंदर याद रखनी है। तो यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि ये हमारे पास जो कोएनल एट्रेजिया ना, ये सिंपल डिजीज नहीं होती, ये मल्टीपल सिंड्रोम्स जो होते हैं ना, ये उनकी एक फाइंडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑफन पार्ट ऑफ द मल्टीपल मेल फॉर्मेशन सिंड्रोम्स। जो मेल फॉर्मेशन सिंड्रोम है या जिनके अंदर कंजेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, ये उन सिंड्रोम का पार्ट होता है। ये सेपरेट डिजीज आपको बहुत रेयरली नजर आती है। उसने कहा जैसा कि चार्ज सिंड्रोम, और चार्ज सिंड्रोम मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। क्या होता है चार्ज सिंड्रोम? कोलोबोम ऑफ द आई आपको नजर आएगी, हार्ट डिफेक्ट्स नजर आएंगे, एट्रेजिया ऑफ द कोएना जो जो हमने डिस्कस कर लिया वो आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आएगा। और इसके अलावा यहाँ वहां पर रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, जेनेटोफिमोर जेनेटो यूरिनरी डिफेक्ट्स हैं, एंड ईयर डिफेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर है डिस्कस कर ली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो आपका कोएनल एट्रेजिया वाला टॉपिक था वो यहाँ पर क्लेरिफाई होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ। आज मेरा फेवरेट टॉपिक चल रहा है सिंड्रोम। आई लव टू डिस्कस अबाउट द सिंड्रोम्स बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टेड। और सबसे ज्यादा जो याद रखना मुश्किल है ना, वो सिंड्रोम्स को होता है। क्योंकि सिम्टम आप जब भी किसी सिस्टम की पढ़ते हो ना, तो आपको पता है यार, अगर मतलब कि पेशेंट को निमोनिया है तो लेट्स सपोज उसको रिस्पायरेटरी सिम्टम्स आएंगी ना। लेकिन जब सिंड्रोम होता है, इसके अंदर आपने मल्टीपल जो सिम्टम्स होती है उनको याद करना। तो जैसे हमने ऊपर चार्ट भी किया, इसलिए आप देखोगे सिंड्रोम्स के अंदर ना ज्यादातर निमोनिक्स वगैरह होते हैं, इनको याद रखने का इसकी सिम्टम्स का। तो इंशाल्लाह सिंड्रोम्स के बारे में आपने परेशानी हो ना, ये आपको जितने भी कोई 150-200 सिंड्रोम हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के अंदर, वो सारे आपको इंशाल्लाह आते भी होंगे। तो आगे आते हैं पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है। देखो बच्चों, एक चीज आपने जरा समझनी है। जब तक बच्चा होता है ना माँ के पेट के अंदर, उसकी जो किडनी होती है ना, किडनी क्या होती है? फंक्शनल होती है। किडनी क्या है सर? फंक्शनल है। जैसे कि लंग्स तो बाद में फंक्शनल होते हैं ना, तो किडनी फंक्शनल होती है। सर अगर वो फंक्शनल है तो वो क्या करेगी? वो उस बच्चे के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो बच्चों यूरिन होता है ना इस बच्चे का, चूंकि बच्चा आपके एमनियोटिक कैविटी के अंदर है, ये देखो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर ये बच्चा है। अब ये बच्चा क्या करेगा? यूरिन पास करेगा। अब इस यूरिन, अब आप कहोगे सर बच्चा 9 महीने वो इतना यूरिन पास करेगा, तो वो तो फिर इसका मतलब वो यूरिन तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। तो इससे तो फिर हमारे पास ये तो हमने कभी नहीं देखा कि मतलब कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंशन हो जाए एब्डोमेन की, क्योंकि यूरन हमारे पास वहां पर बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेकिन बच्चों ये जो यूरन होता है ना, इसको यूटिलाइज किया जाता है, ये बच्चा इसको यूटिलाइज करता है। यूरन को किस चीज में यूटिलाइज किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन के अंदर। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन के अंदर यूरन को इस्तेमाल किया जाता है। फिर बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? देखो, सबसे पहले तो एमनियोटिक फ्लूइड आपको प्रोवाइड करता है कुशन। क्या प्रोवाइड करता है? कुशन। मतलब देखो बच्चा है ना, बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो जो ये लिम्स हो गए वो सेंसिटिव होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कुशन प्रोवाइड ना करूं, तो बच्चे के जो लिम्स हैं वो डिफेक्टेड हो सकते हैं। उनके अंदर हमारे पास मतलब कि फ्रिक्शन आ सकती है। वो जब यहाँ पर इस वॉल के साथ लगेंगे, एमनियोटिक वॉल के साथ या एब्डोमिनल वॉल के साथ, तो वो बच्चे के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं या जो लिम्स हैं उनके अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं। उसी डिफेक्ट्स को बचाने के लिए यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आपको पता है फ्लूइड यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, चाहे वो हमारे पास स्पाइनल कोड के अंदर जो फ्लूइड है, चाहे वो आपके पास जो कार्टिलेज ये इसके जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जिन इवन तो आपके पास जो पेरिकार्डियल कैविटी वहां पर फ्लूइड प्रेजेंट है, आपके जो लंग्स है उसके अराउंड भी फ्लूइड प्रेजेंट है। और ये जो तमाम फ्लूइड्स होते हैं इनका फंड मतलब जो मेन मकसद होता है वो यही होता है, कुशन प्रोवाइड करना, ऑर्गन्स की डैमेज ना हो आपके ऑर्गन्स। इसी तरह जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उसके जो ये डिफरेंट लिम्स है ना, ये सेंसिटिव होते हैं, तो इनका डिफेक्ट ना हो जाए, इनकी ब्रेक डाउन ना हो जाए, उसको कुशन प्रोवाइड करता है ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये तो इसका पहला फंक्शन हो गया, कुशन प्रोवाइड करना। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती बच्चों। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चा क्या करता है? इसको इनगल्फ भी करता है। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को बच्चों इनगल्फ भी करता है। जब ये एमनियोटिक फ्लूइड को इनगल्फ करता है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जाता है उसके लंग्स के अंदर, ब्यूटीफुल लंग्स के अंदर, एंड देन इनटू इट्स जीआईटी ट्रैक। तो जब उसके लंग्स और जीआईटी ट्रैक के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड जाता है ना बच्चों, तो उससे क्या होता है? उसके लंग्स भी मैच्योर होते हैं। लंग्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे। और दूसरे नंबर जो उसका जीआईटी ट्रैक है बच्चों, वो भी मैच्योर होता है। कौन मैच्योर करवाता है? आपका एमनियोटिक फ्लूइड। अब आपने बात जरा समझनी है। अगर किसी बंदे के अंदर, आपने मुझे खुद बताते जाना है, किसी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर किडनी की सिंथेसिस सही नहीं हुई, मतलब रीनल एजेनेसिस हो गई है या रीनल हाइपोजेनेसिस हो गई है, बच्चे के अंदर किडनी की फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसको हम कहते हैं लेट्स सपोज बायलेटरल रीनल एजेनेसिस। एक बच्चा है, उसकी दोनों किडनीज नहीं बनी, बायलेटरल रीनल
एजेंसीज। अब बच्चों ये जो बच्चा है जिसके अंदर रीनल एजेंसीज नहीं हुई, आपने मुझे खुद बताना है क्या इसके अंदर यूरन बनेगा? सर नहीं बनेगा। अगर यूरन नहीं बनेगा तो क्या जो इसका एमनियोटिक फ्लूइड है जो इसको कुशन प्रोवाइड करता है वो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा कंप्लीट अमाउंट के अंदर? नहीं सर। तो इसका मतलब है कि जो इस पेशेंट का ये फ्रिक्शन होगी ना इसके ऑर्गन की, वो इस एब्डोमिनल कैविटी के साथ होगी, बार बार टकराएगा इसके साथ क्योंकि वहां पर फ्लूइड नहीं है। जब टकराएगा तो ये जो जिसके सारे ऑर्गन्स हैं, लिम्ब्स हैं, इनके अंदर क्या होगा? डिफेक्ट होगा। इनके अंदर क्या होगी? कंप्रेशन होगी जब एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट होगा। ठीक है, एक तो हमारे ये इसका नुकसान हो गया। दूसरे नंबर पर बच्चों, जब वो एमनियोटिक फ्लूइड आपके पास कम है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, यूरिन नहीं बन रहा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन रहा, हमारे पास कुशन वो प्रोवाइड नहीं करेगा। और दूसरे नंबर पर बच्चा इंगल्फ नहीं करेगा एमनियोटिक फ्लूइड को। जब बच्चों ये इंगल्फ नहीं करेगा तो क्या जो इसके लंग्स हैं वो मेच्योर होंगे? नहीं सर, लंग्स मेच्योर नहीं होंगे। क्या इसका जीआईटी ट्रैक मेच्योर होगा? नहीं सर, इसका जीआईटी ट्रैक भी मेच्योर नहीं होता। तो इसलिए जिस बच्चे के अंदर किडनी की फॉर्मेशन नहीं होती उसके अंदर एक तो जो उसके सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपके पास आर्म्स होगी, लेग्स होगी, उसका मतलब कि हेड हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, आईज हो गए, चीक्स हो गया, लिप्स हो गए, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। क्योंकि वो क्या करी, वो बार बार एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है ना उसके साथ टकराएंगे क्योंकि प्रोटेक्ट करना था उस एमनियोटिक फ्लूइड ने। अब इसमें किडनी नहीं है, यहाँ पर मैं जरा बना देता हूँ कि जो ब्यूटीफुल किडनीज हैं दे आर एब्सेंट। एंड इफ द ब्यूटीफुल किडनीज आर एब्सेंट तो हमारे पास क्या होगा? लंग्स मेच्योर नहीं होंगे, पेशेंट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसके जो सारे ऑर्गन्स है वो क्या होंगे? कंप्रेस होंगे। तो मल्टीपल सिम्टम्स हमें नजर आती हैं। तो बच्चों जो आपके पास पोर्टर सिंड्रोम होता है ना, जहाँ पोर्टर सीक्वेंस होता है, इसके अंदर ऐसा ही कुछ होता है कि इस बच्चे के अंदर क्या है? किडनीज नहीं बनती। जब इसमें किडनीज नहीं ना बनती तो वही बातें सारी आ गई कि उसके जो सारे लिम्स हैं वो अफेक्टेड होंगे, उसके लंग्स मेच्योर नहीं होंगे, उसका जीआईटी ट्रैक भी मेच्योर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि पोर्टर सीक्वेंस वाले पेशेंट के अंदर जिसमें किडनी सबसे पहले नहीं बनती, उसके ना बनने की वजह से मल्टीपल सिम्टम नजर आती हैं, वो कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं? एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि हम इसके पोर्टर से ही इसकी सिम्टम्स निकाल लेंगे जो डिफरेंट बुक्स ने भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों पी, पी से आपने याद रखना है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया मतलब कि जो लंग्स हैं, लंग्स की फॉर्मेशन सही नहीं होंगी। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, प्लेजिया का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का मतलब है कि जो लंग्स के सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, या वो लंग्स जो आपके मेच्योर नहीं हो रहे। ये पोर्टर सीक्वेंस का पहला सिम्टम हो गया। आगे ई है, तो ई से आपने सॉरी ओ है, तो ओ से आपने याद रखना है ओलिगो हाइड्रा एमनियोस। ओलिगो हाइड्रा एमनियोस। और ओलिगो का मतलब होता है कम। मतलब जहां पर भी ओलिगो का वर्ड लिखा होता है ना, जैसे हम कहते हैं ओली का मतलब मैं नहीं होता है, ओलिगो का मतलब होता है कम। तो ओलिगो हाइड्रा एमनियोस का मतलब कि इसका एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? कम होता है। उसे याद रखना। टी से क्या याद रखना बच्चों? टी से आपने याद रखना है ट्विस्टेड फेस। बात आ गई ना ट्विस्टेड फेस के बेचारे बच्चे का जो उसका सेंसिटिव सा फेस था वो ट्विस्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर। और वो ट्विस्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसका जो ईयर है, ये जो नोज है, वो भी कंप्रेस हो रहा है, तो वो ना आगे से नोज जैसे फ्लैट हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। तो ट्विस्टेड फेस, और उसके बाद आपको इसमें नजर आएगा ट्विस्टेड लिम्स। कि जो इसकी लिम्स है ये देख लो, ये भी आपको मुड़ी हुई नजर आ रही है ना, ट्विस्टेड हुई नजर आ रही है। तो ट्विस्टेड लिम्स आपने अगले टी से याद रखना। ट्विस्टेड लिम्स। ठीक है, आगे हमारे पास क्या हो गया? ई। ई से आपने याद रखना कि इस पेशेंट के अंदर जो ईयर्स हैं, ईयर देखो छोटे छोटे कान, तो इस बेचारे के जो ईयर्स हैं, ई से याद रखना है कि ईयर भी इसके छोटे होंगे, स्मॉल ईयर्स। और अब आता है आर। आर का मतलब होता है रीनल एजेंसीज। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है एजेंसीज कौन सी होगी? बायलेटरल रीनल एजेंसीज। के बच्चे की जो दोनों किडनीज है वो कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं होती, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनता। एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनता, एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, बच्चे के लिम्स क्या करते हैं? वॉल्स के साथ टकराते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उनके अंदर डैमेज होता है, उनके वो मतलब कि कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरे नंबर पर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को इंगल्फ नहीं करता, लंग्स में चोर नहीं होते, जिसकी वजह से आपको क्या नजर आता है? इसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। एंड पोर्टर सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पोर्टर से ही आपको सारे सिम्टम बता दी, जैसे चार से बताइए इसी तरह पोर्टर से आपने याद रखना है। तो अब बच्चों आते हैं आपकी बुक्स की तरफ। यहाँ पर भी उसने चीजें मिस की हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह हमने उनको मिस नहीं होने देना। अब आपको समझ आएगा कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या होता है। लंग फॉर्मेशन के अंदर जो सबसे पहली उन्होंने सिम्टम लिखी है
दैट इज द पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया बच्चों किस सिंड्रोम के अंदर नजर आती है? सर पोर्टर सीक्वेंस वाले पेशेंट के अंदर आपको नजर आती है। और पोर्टर सीक्वेंस वाले पेशेंट के अंदर आपको कौन कौन सी और सिम्टम नजर आती हैं वो भी आपने जरा याद रखनी है। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो वर्ड है ना पोर्टर सीक्वेंस, यू वर्ल्ड के अंदर एक एमसीक्यू है, उसका एग्जैक्ट आंसर सिर्फ ये चार मतलब ये वाला वर्ड है पोर्टर सीक्वेंस, सिर्फ उसका आंसर है सिंपल, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए पल्मोनी हाइपोप्लेजिया, ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस, ट्विस्टेड फेस, ट्विस्टेड मतलब लिम्स हैं, ईयर छोटे होते हैं, आर से रीनल एजेंसीज है। तो इसको आपने पोर्टर सिंड्रोम काइंडली ना याद रखें, इसको पोर्टर सीक्वेंस के नाम से याद रखो, क्योंकि वहां पर पोर्टर सिंड्रोम का वर्ड भी लिखा है, पोर्टर सीक्वेंस का भी रखा हुआ है। क्योंकि देखो ये चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हो रही हैं, पहले किडनी नहीं बनी, उस किडनी के ना बनने के बाद आगे वाला सीक्वेंस खराब हुआ है। अगर किडनी ठीक होती तो आगे वाली सिम्टम्स ही नहीं आनी थी, इसलिए हम इसको पोर्टर सीक्वेंस कहते होते हैं। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का क्या मतलब सब बच्चों को पता है। पल्मोनी का मतलब लंग्स, हाइपोप्लेजिया का मतलब कि लंग्स की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि सर पुअरली डेवलप्ड ब्रोंकियल ट्री। तो जो आपका ब्यूटीफुल ब्रोंकियल ट्री था, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? सर ट्रेकिया था, जिसके अंदर ब्रोंकाई था, प्राइमरी ब्रोंकाई था, सेकेंडरी टर्शियरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, इसमें सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। अब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। एंड क्यों डेवलप नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पर हमें जरूरत थी एमनियोटिक फ्लूइड की, एमनियोटिक फ्लूइड की। और वो जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो इस बच्चे के अंदर क्या है, उसकी कमी थी, जिसकी वजह से लंग प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो रहे। एसोसिएटेड विद द ये किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? विद द कंजेनिटल डायाफ्रागमेटिक हर्निया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मतलब कि ना कंफ्यूज होते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है ना, उस पेशेंट के अंदर जो डायाफ्राम है ना वो आपके पास हर्निएट भी कर सकता है, ठीक है? या दोनों चीजें आपने याद रखनी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ब्रोंकिएक्टेसिस का कंसेप्ट बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है डिजीज, और ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने देखना है कि आपके डायाफ्राम के हर्निएट करने की वजह से, डायाफ्राम के हर्निएट करने की वजह से आपको पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के होने की वजह से आपको डायाफ्रागमेटिक हर्निएशन हो सकती है। तो ये दोनों चीजें दोनों डिजीजेस एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं। देखो अगर मेरे पास डायाफ्राम है ना, ये डायाफ्राम क्या करता है, ये ऊपर की तरफ ना हर्निएट कर जाता है। बच्चों जब ये ऊपर की तरफ हर्निएट करेगा तो यहाँ पर इंटेस्टाइन भी जाएगी, इधर यहाँ स्टमक यहाँ पर जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आपका लंग्स है क्या वो प्रॉपरली डेवलप कर पाएगा? नहीं सर कर पाएगा। तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निएशन की वजह से क्या हो सकता है? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, देखो यहाँ पर ना पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, अब इसके अंदर ये वाली स्पेस क्रिएट है, तो जहां पर स्पेस क्रिएट होती है ऑर्गन आपके क्या कर सकते हैं, उसकी तरफ हर्निएट कर सकते होते हैं। तो ये दोनों डिजीजेस एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की वजह से आपको डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन हो सकती है, और डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन की वजह से आपको पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है। और ये ज्यादातर किस साइड की तरफ होता है? लेफ्ट साइड की तरफ। ज्यादातर जो डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन होती है ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ होती है। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है व्हाई नॉट टुवर्ड्स द राइट साइड? कि राइट साइड की तरफ जो आपके पास डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ हर्निएट क्यों नहीं करता, ये लेफ्ट साइड वाला क्यों कर रहा है? Any brilliant students that want to share its brilliant knowledge with us? We are extremely waiting for you. सर लेफ्ट लंग छोटा होता है इस वजह से। लेफ्ट लंग छोटा होता है, इसका मतलब है कि हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए ना स्टूडेंट, हमारे सबका लंग्स लेफ्ट लंग छोटा है, और हमारे सबके अंदर डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन होनी चाहिए थी। एंड इट्स नॉट लाइक टू मच स्मॉल, देयर इज ओनली डेफिशिएंसी ऑफ फ्यू ब्रोंक्यूल्स। बात अब समझ, वो इतना छोटा नहीं होता कि वो हम वहां पे स्पेस क्रिएट कर दे इतनी ज्यादा। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये था कि डायाफ्राम राइट साइड की तरफ मतलब क्यों नहीं हर्निएट का था ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट साइड से क्यों कर रहा है? बच्चों यहाँ पर आपका क्या पड़ा होता है? लीवर पड़ा होता है। लीवर सॉलिड ऑर्गन है। ये सॉलिड ऑर्गन क्या करता है, आपके यहाँ पर जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है ना, इसको ऊपर की तरफ हर्निएट नहीं करने देता। तो सॉलिड ऑर्गन्स की प्रेजेंस की वजह से डायाफ्राम जो राइट साइड से ये हर्निएट नहीं होता, आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ कोई सॉलिड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां से डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन हो जाती है। डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन के अंदर असल में जो हर्निएशन हो रही होती है ना, वो आपके जीआईटी ट्रैक की होती है, मतलब जो इंटेस्टाइन होती है ना वो आपको यहाँ पर ऐसे नजर आती है। मैं आपको इसका एक्सरे भी शो करूंगा। इंटेस्टाइन यहाँ पर आती है, जो आपका हार्ट पुश होता है वो यहाँ पर आ जाता है डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट। तो यहाँ पर बच्चों आपने याद रखना है एक चीज, तो ये हो गया। दूसरा कि सर इस पेशेंट के अंदर क्या है,
बायलेटरल रीनल एजेंसीज, दैट इज द की वर्ड ऑफ योर पोर्टर सीक्वेंस। कि पोर्टर सीक्वेंस के अंदर बायलेटर का वर्ड याद रखना यार, रीनल का ना याद रखिएगा, यूनिलेटर का ना याद रखिएगा, क्योंकि अगर एक साइड की किडनी ठीक है तो वो आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड बना सकती है। दोनों साइड की तरफ जब प्रॉब्लम होगी, जब सीवियर एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी ना, फिर हमारे पास क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस आपको नजर आएगा। एंड द पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ योर पोर्टर सीक्वेंस। ठीक है, आई होप सो इट्स मेक सेंस। नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करते हैं ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। देखो सिंपल सी बात है, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिस्ट बन गई। हमने कल डिस्कस किया था इतने सारे ब्रोंक्यूल्स, तो उसमें से कुछ ब्रोंक्यूल्स को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं आपकी स्पेशल फरमाइश के ऊपर। हियर वी हैव द ट्रेकिया, और ट्रेकिया से क्या निकलता है सर, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। अच्छा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट वांट टू टेल मी व्हाट इज दिस पोर्शन इज कॉल्ड? जी, बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया। ओके, बाइफरकेशन, क्रेनिया सर। वेरी गुड सर, इट्स कॉल्ड द कैरिना, एंड इट्स नॉट द कैटरीना कैफ, एंड इट्स द कैरिना, सी वाली ये कैरिना है, ठीक है। एंड दैट कैरिना इज डिविजिबल, ठीक है, ये डिवाइड हो रही है आगे दो पार्ट्स के अंदर, राइट ब्रोंकाई के अंदर एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। देखो बच्चों, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ना, शायद आपको लगता है कि दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जब सर्जरी के अंदर जाओगे, आपको ये करीना पोर्शन का पता होना चाहिए। जब ये करीना पोर्शन का आपको पता हो ना बच्चों, तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि जो राइट ब्रोंकस होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। इसलिए इस पेशेंट के अंदर जब हमने कोई ट्यूब वगैरह की इंजेक्शन करनी होती है, जैसे हम ईटीटी पास करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ईटीटी पास करते हैं, तो वो जो ईटीटी होती है ना, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो हमारे पास इनमें से किसी एक ब्रोंकाई के अंदर जा सकती है। तो जब आपको पता होगा कि करीना इज द पोर्शन जहां पर बाइफरकेशन होती है, और इस बाइफरकेशन के जो हमारे पास राइट ब्रोंकाई वो पहले आता है ना ऊपर, तो अगर ईटीटी डेविएट करेगी ना तो वो राइट साइड की तरफ कर जाती है, और जब वो राइट साइड की तरफ करती है ना, तो वो बंदा जो होता है ना, उसका राइट लंग कोलैप्स कर जाता है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें बच्चों मेडिसिन या सर्जरी के साथ आगे जाके रिलेट होंगी, इसलिए आपकी यहाँ पर बेसिक अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हम इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सर व्हाट इज द ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। तो बच्चों सिंपल बात ये है, ये मेरे पास ब्रोंक्यूल हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये प्राइमरी था, और उससे हमारे पास आगे क्या बना, सेकेंडरी। अगर आपके ब्रोंक्यूल्स के दरमियान में क्या बन जाए, सिस्ट बन जाए, इस तरह की कैविटी बन जाए, चाहे वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हैं, चाहे वो हमारे पास क्या सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हैं, तो बच्चों इस सिस्ट को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड द ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। एंड व्हाई इट्स कॉल्ड द ब्रोंकोजेनिक, बिकॉज़ दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्रोंक्यूल्स, दैट वाज इट्स कॉल्ड द ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। जैसे हमने कहा था सर, जो थायरोग्लोसल डक्ट की सिस्ट थी, याद आया आपको, जो हमने एंडोक्राइन के अंदर पढ़ा था, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट थी। तो जब आपके पास थायराइड ग्लैंड वाले ट्रैक के अंदर सिस्ट बनेगी तो उसको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कहते हैं, और अगर ब्रोंक्यूल्स के अंदर बनेगी, हम इसको क्या कहते हैं, बीसी, सॉरी, ब्रोंकोजेनिक सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है, गलत मतलब नहीं समझिएगा। तो ये हमारे पास आ गया ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, सिंपल सी बात। अब देखो बच्चों, अगर ये सिस्ट बन रही है ना, आपने खुद ही कंसेप्ट देख लेना, अगर सर ये सिस्ट बनेगी एंड इट्स वेरी नोटी, व्हाई इट्स वेरी नोटी, क्योंकि सर ये क्या करेगी, साथ वाले स्ट्रक्चर्स को जरा ये डैमेज करेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी कोई ब्रोंक्यूल्स होंगे जो इस एरिया से पास कर रहे होंगे, इस एरिया से, ठीक है। अगर यहाँ पर सिस्ट बनेगी तो ये ब्रोंक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कंप्रेस हो जाएंगे। जब ये ब्रोंक्यूल्स कंप्रेस होंगे, तो जो कंप्रेस्ड ब्रोंक्यूल्स होंगे, क्या उनमें से एयर जाएगी आगे? नहीं सर। तो अगर एयर वहां से पास नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं सर उस पेशेंट के अंदर जो वेंटिलेशन या जो टाइडल वॉल्यूम है उसके लंग्स के अंदर कम जाता होता है। तो सिस्ट, देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब ट्यूमर या मैस बनता है तो उसका एक फंक्शनल इफेक्ट होता है, दूसरा उसका मैस इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जितनी भी सिस्ट होती है ना, इन सिस्ट का ना फंक्शनल इफेक्ट नहीं होता है, इनका मैस इफेक्ट होता है। ये जो साथ वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको ये कंप्रेस करती हैं। आप में से कोई बता सकता है कोई ऐसे ट्यूमर का नाम जिसको हमने पढ़ा हुआ था कि उसका मैस इफेक्ट बहुत ज्यादा सीवियर होता है? हाँ जी डॉक्टर सदका, कौन सा ऐसा ट्यूमर है जिसका तो मैस इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है? पिट्यूटरी एडिनोमा। सर थायराइड वाला, सर थायराइड ट्यूमर में। ठीक है, दोनों ने बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया। पिट्यूटरी एडिनोमा बनता है, उसका एक फंक्शनल इफेक्ट होता है, एक उसका मैस इफेक्ट होता है, ठीक है बच्चे। जो पिट्यूटरी एडिनोमा होता है ना, उसके दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, फंक्शनल भी हो सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि पैरा प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है, और उसका मैस इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे हमने कहा था कि पेशेंट के अंदर हमें जो नजर आता है यार, उसको क्या कहते हैं, जब ऑप्टिक कियाज्मा आपका कंप्रेस हो जाता है, हॉर्नर ठीक है। सिंड्रोम सर। बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली जो आई सिम्टम होती है वो हमें नजर आती है उसके मैच इफेक्ट की वजह से। इसी तरह डॉक्टर सदका ने जैसे बताया कि सर जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, जो थायराइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एल्डर्स लोगों के अंदर प्रेजेंट होता है, जिनकी एज 70-80 साल होती है,
वो इतना बड़ा मैस उसके नेक के अंदर बन जाता है कि वो उसके ट्रेकिया और एसोफेगस को कंप्रेस कर रहा होता है, तो वो उसका मैस इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह ये जो सिस्ट बन रही है, ये सिस्ट बड़ी नोटी है, ये क्या करेगी, साथ वाले ब्रोंक्यूल्स को कंप्रेस करेगी। जब वो बेचारे कंप्रेस हो जाएंगे तो उनसे एयर पास नहीं करेगी, जब एयर पास नहीं करेगी तो आपके एयर लंग्स में क्या करेगी, एयर भी कम जाएगी। ठीक है, जो अफेक्टेड लंग होगा उसके अंदर आपको जो एयर की पैसेज है वो आपको कम नजर आएगी। ठीक है, अब आप आपको पढ़ते हैं ऊपर वाली चीजें जो इन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हैं। caused by the abnormal budding, सर ठीक हो गया जी, abnormal budding of the foregut and dilation of the terminal and large bronchus। उसने सिंपल बात की है कि जो आपके पास फोरगेट की फॉर्मेशन जब हो रही होती है ना, तो फोरगेट की फॉर्मेशन से ही हमने आपके पास लंग्स की फॉर्मेशन करवाई थी ना, तो कह रहे हैं फोरगेट के अंदर ही कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी होती है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बने होते हैं, आपके पास ब्रोंकोजेनिक सिस्ट बन रही होती है। और ये ज्यादातर किन के अंदर बनती है, लार्ज ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर ये ज्यादातर बनती है। डिस्क्रीट होती है सर, नुमाया आपको नजर आती है। फ्लूइड फील्ड डेंसिटीज आपको नजर आती है एक्सरे के ऊपर, मतलब जब आप एक्सरे कराओगे तो एक्सरे के आपको फ्लूइड फील्ड डेंसिटी नजर आती है, देखो नोटिस करिएगा। अच्छा, मुझे आपने खुद पहले बताना है कि आपको इस एक्सरे के ऊपर कहां पर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट नजर आ रही है। लेट मी चेक योर इमेजिंग फाइंडिंग्स। बताएं जी, आपको यहाँ पर सिस्ट कहां पर नजर आ रही। जी डॉक्टर किरण की है, डॉक्टर किरण, एनीवन एल्स। आपको इस एक्सरे के ऊपर मैं लिख मेंशन कर देता हूँ, ये एक्सरे नंबर ए, एक्सरे नंबर ए के ऊपर आपको कहां पर सिस्ट नजर आ रही है, या इसमें सिस्ट है नहीं है, चलो ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, क्या होगा, मेरी आवाज आ रही है आपको, बता दो ना कि सर राइट लंग के लोअर लूब में या सेंटर के अंदर या लेफ्ट लंग के अंदर हमें सिस्ट नजर आ रही है, कहां पर आपको नजर आ रही है इस ए नंबर एक्सरे के ऊपर, क्योंकि ये बी वाला सीटी स्कैन है। स्टूडेंट्स आपको नजर, बच्चों ये क्या बना हुआ है सामने, ये ब्रोंकोजेनिक सिस्ट ही है। अब पता क्या हुआ, मैं समझ रहा हूँ ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल परसों एक और एक्सरे सेंड किया था और वो बच्चे का एक्सरे था जिसके अंदर थाइमस आपको लार्ज नजर आता है। ये बच्चे का नहीं, ये एल्डर बंदे का एक्सरे है जिसके अंदर आपको ये मतलब कि जो सिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो ये ब्रोंकोजेनिक सिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके प्रेजेंट होने की वजह से वो ये कंप्रेसिव सिम्टम्स होगी, पेशेंट के लंग्स के अंदर क्या करेगा, कम एयर जाएगी जिसके अंदर रिस्पिरेटरी डिप्रेस की सिम्टम आ सकते हैं अगर सिस्ट बहुत बड़ी होगी। दूसरा बच्चे जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब भी फ्लूइड्स जो होते हैं ना वो स्टेसिस में जाते हैं, किसी भी जगह पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना, जो हम सिंपल भी कहते हैं कि यार जब पानी इकट्ठा होता है तो वहां से बदबू आना शुरू हो जाती है, असल में वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो आपकी सिस्ट होती है ना बच्चों, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। जब इसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ना, तो इस बच्चे के अंदर रिकरेंट, इस जो पेशेंट के अंदर ना बार बार इंफेक्शन होने का जो रिस्क होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का जो आपको बड़ा नुकसान होता है वो होता है रिकरेंट इन्फेक्शन। क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, जनरली एसिम्टोमेटिक है। ठीक है, और हमने इसको क्या करना होता है भाई, ड्रेन करना होता है। हम इसको ड्रेन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि सर पॉसिबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, एयरवे कंप्रेशन करवा सकता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, एयरवे कंप्रेशन, जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। दूसरे नंबर आपको यहाँ पर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट की वजह से क्या हो सकता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसके लिए आपने याद रखना रिकरेंट इन्फेक्शन। मतलब एक दफा हुआ ठीक हो गया, मतलब एंटीबायोटिक्स दी ठीक हो गया, फिर हो रहा है, फिर हमने एंटीबायोटिक दी ठीक है, मतलब ठीक हो रहा है लेकिन बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो बच्चों ये जो चीज होती है ना रिकरेंट इन्फेक्शन इन रिस्पिरेटरी सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को बार बार निमोनिया हो रहा है ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यार ये यहाँ तो ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, इसकी एंटीबॉडी सही नहीं बन रही, इसके इम्यून सेल सही नहीं बन रहे, या ये पेशेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस का हो सकता है जिसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ ये पेशेंट ब्रोंकिएक्टेसिस का हो सकता है, यहाँ ये पेशेंट ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का हो सकता है। आप एक्सरे सिटी स्कैन करोगे तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियरली नजर आएंगी। ये था बच्चों इसका एक्सरे। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट से क्या याद रखना है, एयरवे कंप्रेशन एंड रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, जल्दी से ड्रेन कर लेते हैं ताकि पेशेंट हमारे पास ठीक हो जाए। जब आप इसका सीटी स्कैन कराओगे तो बच्चों सीटी स्कैन के ऊपर आपको ये इतना बड़ा क्या ये ब्रोंकोजेनिक सिस्ट नजर आती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ठीक है, तो इस तरह जो आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम थे, चार्ज सिंड्रोम एंड पोर्टर सीक्वेंस, वो यहाँ पर क्या होते हैं, बाइंड अप होते हैं। ठीक है बच्चों, हम लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी। क्या हुआ? शेख खलौशी आज